Yes, good afternoon class. Once again, welcome back to this online platform of learning. And as you all know that we are covering chapter number 1 of civics, which is the Indian Constitution. And in this video, we are going to cover the upcoming topic of that chapter. And in the previous video, we have already discussed about the purposes of the Indian Constitution. We made a discussion on a question that why does a country need a constitution? We have made a thorough discussion on it. हमने इस पे चर्चा की थी कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है. And for that reason we came across certain points, like the first point was it lays out certain ideals that form the basis of the kind of the country for which the people of that nation aspires it to be. यानी ये कुछ वो basic ideals provide करता है, कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स का बेस बनाता है जिसके आधार पर वो देश का जो पूरा सिस्टम है वो चलेगा और वो आइडियल्स उन लोगों के, वहाँ के नागरिकों की उम्मीदें और एस्पिरेशंस में भी होते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट वी केम अक्रॉस दैट द नेक्स्ट पर्पस वाज इट डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. ये देश के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर भी डिफाइन करता है, यानी किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस प्रकार का है, उसका नेचर क्या है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं. इट ऑल्सो सर्व्स द पर्पसेज ऑफ डिफाइनिंग द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब राजनीतिक तंत्र से है. लाइक वी हैव डिस्कस द केस ऑफ नेपाल. नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ के किंग को अल्टीमेट अथॉरिटी दे दी थी, कंप्लीट राइट दे दिया था दैट द अल्टीमेट पावर वुड लाइज इन द हैंड ऑफ द किंग ऑफ नेपाल एंड देयर मिनिस्टर्स. इस देश की जो भी सत्ता रहेगी, जो ताकत रहेगी, वो वहाँ के किंग के हाथ में और उनके मिनिस्टर्स के हाथ में होगी. एंड दैट्स हाउ इट वाज डिफाइनिंग द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, दैट द पॉलिटिकल सिस्टम वाज मोनार्की, कि उनका जो राजनीतिक सिस्टम है, जो तंत्र है, वो मोनार्की बेस्ड है, यानी राजशाही है. तो इसी तरह से हर देश का संविधान जो होता है, उनका जो बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि जो एक राजनीतिक प्रणाली है वो किस प्रकार की है, वेदर इट इज़ डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप और अ मोनार्की बेस्ड, उसको डिफाइन करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है. अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन सम अदर फैक्ट्स, सम अदर इम्पॉर्टेंस दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस, एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट येस दैट अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिसको पढ़ने के बाद ये कहा जा सकता है कि हाँ, किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों है. एंड द वेरी first fact after these 2 points, as we have already discussed in the earlier videos, and the next point is it safeguards citizen from the leader who misuse their authority. We are living in a democratic setup and it is our duty to give our votes and it is our responsibility to elect our representatives. At the same time we have got the right to vote. हम एक लोकतंत्र में हैं, हमें राइट टू वोट मिला है, हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम सही पर्सन को इलेक्ट करके एज अ लीडर उनको चूज़ करें और अपने देश को चलाने की अपॉर्चुनिटी उनको दें. लेकिन कई बार होता क्या है दैट दीज लीडर स्टार्ट्स मिसयूजिंग देयर पावर. कई बार यही लीडर्स अपने पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं. अपने जो ताकत उनको मिलती है, जो अथॉरिटी उनके पास आती है, दे instead of using it in a perfect manner, instead of utilizing it for the development of the nation, channelizing it towards the growth, they start misusing their power. Sometimes they start filling their own pockets. वो अपनी जेब भरने लगते हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, एक रॉन्ग वे में अपनी अथॉरिटी को चैनलाइज करते हैं. तो इस केस में होता क्या है, हम सिटीजन्स को सफ़र करना पड़ता है. वी गेट सफर्ड अलॉट ड्यू टू द मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी एंड वी इट इज़ अस हु हैज़ इलेक्टेड देम. हमने उनको इलेक्ट किया हुआ है. दे वर द रिप्रेजेंटेटिव्स हु गॉट इलेक्टेड थ्रू आवर वोट्स. वो हमारे वोट्स के थ्रू इलेक्ट होकर आए. लेकिन जब ये अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं तो हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है एंड दैट प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स अस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रोटेक्शन की आवश्यकता है वो प्रोवाइड करता है. कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड अस विद सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. कुछ मौलिक सिद्धांत हैं, कुछ मौलिक आधार हैं, कुछ अधिकार हमको मिले हैं. हमारे मूल अधिकार हमारे संविधान में, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इस मिसयूज़ ऑफ पावर से. जो भी अथॉरिटी अपने पावर का मिसयूज़ करेगी उससे प्रोटेक्ट करने का काम ये हमें करते हैं. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपके एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में भी है एंड दैट इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास एज वेल.
कि sometime it happens teacher appoints somebody as the monitor of the class, whether a girl or a boy, and it might happen that that particular boy or girl is a bully, वो सबको डराने और धमकाने का काम करता हो, सबसे लड़ाई झगड़ा करता हो, इस तरह के नेचर का हो। एंड समटाइम्स देयर इज़ अ टेंडेंसी दैट वी टीचर यूज टू थिंक कि अगर किसी बदमाश बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी तो वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। दैट इज़ अ जनरल थिंकिंग, ऐसा होता है। तो कई बार ये थिंकिंग सक्सेसफुल भी होती है, कई बार नहीं भी होती है। सो देयर वाज अ केस इन योर बुक गिवन बिलो, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 7, जिसमें मिसेस राव हैं जो क्लास की क्लास टीचर हैं, उन्होंने क्या किया, सुरेश हु इज़ द क्लास मॉनिटर, शी हैज़ अपॉइंटेड हिम एज अ क्लास मॉनिटर, उन्होंने उसे क्लास मॉनिटर बनाया। एंड वो बहुत बुली नेचर का है, वो सबको परेशान करता है। देन हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ इट, उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उसे बहुत पसंद नहीं करते, वो उनको परेशान करता है, डराता धमकाता है, एंड फॉर सच वेरियस रीजंस। एक दिन क्या होता है, मिसेस राव वॉज जस्ट लीविंग द क्लास, शी वॉज leaving and she asked him to take care of the class to monitor until and unless any new teacher comes to the class। तो तुम क्लास को मॉनिटर करो जब तक कोई नया टीचर नहीं आ जाता, ऐसा उन्होंने कहा। एंड ही वॉज ओके विद इट। जैसे ही वो क्लास से जाती हैं, ही स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट एवरी चिल्ड्रन वन बाय वन, वो सबको परेशान करने, शरारत करने लगा। एंड ही स्टार्टेड मेकिंग देम फील, और ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग देम, उनको थ्रेट करने लगा कि बात करोगे तो नाम लिख दूंगा, ऐसा टीचर से कंप्लेन कर दूंगा। एंड अल्टीमेटली ही एंड्स अप ऑन पिकिंग ऑन अनिल। अनिल उसी का एक क्लासमेट था, उसको परेशान करने लगा ज़्यादा। तो अनिल सोचता है, कहता है कि मैंने क्या किया है, वाई यू आर जस्ट बॉदरिंग मी, मुझे क्यों बॉदर कर रहे हो बार बार, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। एंड जब टीचर आती हैं तो सुनील क्या करता है, सुरेश क्या करता है, सॉरी, उसने टीचर से कंप्लेन कर दी दैट अनिल वॉज कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग द क्लास, वो कॉन्स्टेंटली क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। एंड इसके वजह से बाकी सब बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो टीचर उसकी बात मान लेती है, बिकॉज सुरेश वॉज द क्लास मॉनिटर एंड ही वॉज मॉनिटरिंग एंड माइंडिंग द क्लास, सो वॉट एवर ही सेड शी एक्सेप्टेड विदाउट एनी फर्दर आर्ग्यूमेंट एंड क्रॉस चेकिंग एंड ऑल। तो इस तरीके से टीचर ने अनिल को पनिशमेंट दे दी कि अब तुम स्कूल थोड़ा और देर तक रुकोगे, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करूँगी, एंड अलॉन्ग विद दैट तुम्हें 100 टाइम्स ये लिखना होगा दैट नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोना डिसओबे क्लास मॉनिटर, मैं अब अपने क्लास मॉनिटर को डिसओबे नहीं करूँगा, उसकी सारी बातें मानूंगा। तो इस तरीके से अनिल हु डिड नथिंग बट हैड सफ़र्ड अलॉट, अनिल ने बहुत सफ़र कर लिया। क्यों सफ़र किया? क्योंकि उसके क्लास मॉनिटर ने कंप्लेन की थी। क्लास मॉनिटर कौन था? द हु वॉज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु हैज़ इलेक्टेड बाई हिज क्लास टीचर हिमसेल्फ, जो अपने ही क्लास टीचर के द्वारा इलेक्ट हुआ था। एंड आफ्टर अपॉइंटेड एज द मॉनिटर, उसको अथॉरिटी थी, उसको पावर मिल गई थी। तो ये तो एग्जाम्पल एक छोटे सी क्लास का हुआ। ऐसी ही सिचुएशन फिर एक कंट्री में भी आती है। ये एग्जाम्पल तो एक छोटे से क्लास का था। The same thing can happen in the nation as well, in which the leaders who has elected by the votes of the citizen might misuse their power। इस केस में क्या करेगा कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन करता है, सेफगार्ड करने का काम करता है। एंड इवन यू नो दैट इट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद द फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। ये मौलिक अधिकार जो हैं ये हमारे अधिकारों का रक्षण करते हैं। दे प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इनजस्टिस, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सप्रेशन एंड डोमिनेशन। इफ़ यू रिमेंबर द केस ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि फ्रॉम ग्रेड 7, देन आपको याद होगा जो कि एक दलित राइटर थे, एंड हाउ ही वॉज ट्रीटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ पर्सन बिलोंग टू अ दलित कास्ट और अ महर कास्ट। छोटे पर उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया। ही हैड गॉन थ्रू अ बैड एक्सपीरियंस बिकॉज हिज हेडमास्टर, टीचर्स हु कंसिडर एज द गुरुज, हु कंसिडर एज द सुपीरियर ऑफ ऑल, he had treated him such in a bad manner। उनके हेडमास्टर ने इतनी बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया। उनको क्लासरूम में बैठने की परमिशन नहीं थी, क्लास के बाहर बैठते थे, अक्सर सीट्स नहीं मिलती थी। एंड वन डे इट हैपेंड कि एक्सट्रीम पर ये ट्रीटमेंट चला गया। एंड हिज हेडमास्टर आस्क्ड हिम टू clean the entire playground and along with that to clean the windows and doors of the school। and a boy of small age with a small kind of physique, how he would be able to do so? लेकिन फिर भी ऐसा उन्होंने किया। So he was being treated unequally on the grounds of the fact that he belongs to a dalit caste। वो एक दलित कास्ट के थे, इसलिए उनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट किया गया। एंड इसीलिए कहा गया कि ये जो इल ट्रीटमेंट है
वो बहुत से बेसिस पर हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, जेंडर एंड एवरीथिंग. And for all such kind of ill treatment, Constitution has provided us with fundamental rights, and these fundamental rights would protect us from any such suppression. किसी भी तरह का suppression है, अगर समाज में कोई एक वर्ग दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है किसी भी आधार पर, रेस, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, जेंडर, सभी के आधार पर, तो फंडामेंटल राइट्स उनको सेफगार्ड करने का काम करता है. तो आपने जो एग्जाम्पल क्लासरूम का पढ़ा, दैट वाज अ टाइनी एग्जाम्पल ऑफ अ टाइनी क्लासरूम, एंड द सेम सिचुएशन कैन अराइज इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया. भारत जैसे बड़े से देश में ये चीज़ें हो सकती हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लीडर्स को अपनी पावर को मिसयूज़ करने से बचाता है. कोई भी लीडर अगर अपनी किसी के पास भी पावर आ गई, अथॉरिटी मिल गई, तो चांसेस होते हैं कि वो उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दे. इंस्टेड ऑफ चैनलाइजिंग इट इन अ राइट मैनर, इन अ राइट ऑर्डर, दे माइट स्टार्ट मिसयूजिंग देयर पावर जस्ट टू फिल अप देयर पॉकेट्स. अपनी जेब भरने के लिए अपनी पावर को मिसयूज़ कर सकते हैं. बहुत से ऐसे केसेस होते हैं. तो इन सब से रक्षण करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, सेफगार्ड करने का काम करता है. नाउ fundamental rights, as you all know, and we will discover more thing about fundamental rights in the upcoming topic of this chapter as well. Now the next thing is, as we have already discussed about right, हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि right to equality की गारंटी है. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू इक्वालिटी की गारंटी दी है, दैट नो पीपल वुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और कल्चर और एनी अदर थिंग, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड द राइट टू इक्वालिटी, एंड दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट और द नेक्स्ट पर्पज एज वेल एज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट प्रिवेंट्स माइनॉरिटी फ्रॉम मेजॉरिटी. नाउ व्हाट इज माइनॉरिटी एंड व्हाट इज मेजॉरिटी? So minority and majority means simply those who are in large number, they would be considered as majority, and those who are in less number, they would be regarded as minority. जिनकी संख्या ज़्यादा होगी वो मेजॉरिटी कहे जाएंगे, और जो कम संख्या में होंगे वो माइनॉरिटी कहे जाएंगे. अगेन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास. आप अपने ही क्लास का एग्जाम्पल लीजिए. आप अब जब से अब तक पढ़ रहे हो, एक फैक्टर आपने नोटिस किया होगा दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आई एम नॉट सेइंग इट दिस इज 100% ट्रू, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव फाउंड दैट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटायर क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज़. जो गर्ल्स की संख्या होती है वो बॉयज़ से हमेशा कम होती है. तो वो हम कह सकते हैं कि गर्ल्स हमेशा माइनॉरिटी में है, यानी क्लासरूम की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए स्ट्रेंथ की, तो गर्ल्स की संख्या कम है, तो गर्ल्स को कहा जा सकता है दैट दे आर इन माइनॉरिटी, एंड बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है देन वी कैन से दैट दे आर इन मेजॉरिटी, वो मेजॉरिटी में है. So such kind of cases is again of a small class that can be happened in the nation as well, क्योंकि हमारा जो देश है और हर देश it consists of people belonging to different backgrounds, different communities, different kind of tradition and societies and all, and due to such facts we can say that there would be a greater chances of having groups like minority group and majority group. And it happens कि जो minority में होते हैं वो अक्सर suppress कर लिए जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है, उनकी बातें कम सुनी जाती हैं. अगेन आपके ही क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, and that is also given in your textbook as well. If you look at page number 8 of your textbook, it contains an example. Now this is example of a class. आप सबके गेम्स पीरियड होते होंगे, राइट? उस गेम्स पीरियड में क्या होता है, जब आप गेम खेलने जाते हो तो जनरली ट्वाइस इन अ वीक और वंस इन अ वीक यू माइट हैव योर गेम्स पीरियड, और इवन थ्राइस इन अ वीक. तो जब आप गेम के लिए जाते हैं, आपके स्पोर्ट्स टीचर आते हैं, तो आप सब अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, सब अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं. सर मेक अस प्ले क्रिकेट टुडे, मेक अस प्ले फुटबॉल टुडे. तो इस तरह के बहुत से ओपिनियंस अलग अलग आते हैं टीचर्स के पास. तो यहाँ पे भी एक केस है, गेम्स का पीरियड था, तो बॉयज़ ग्रुप एक तरफ हो गया, गर्ल्स ग्रुप एक तरफ. बॉयज़ वर वेटिंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट एंड ऑन द अदर हैंड गर्ल्स वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल. नाउ दे स्टार्टेड हैविंग आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन ईच अदर. आप लोग भी करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो आपस में इनकी बहस होने लगी कि नहीं बास्केटबॉल होगा, बॉयज़ वर नो क्रिकेट होगा. देन टीचर आते हैं, स्पोर्ट्स टीचर, एंड गर्ल्स केम टू हिम एंड कहा कि सर ऐसा ऐसा है, बास्केटबॉल खेलने को कहिए. देन ही एंड अप विद अ सल्यूशन कि हम कंसेंसस लेते हैं, यानी सहमति सबकी लेते हैं. अपने हैंड्स रेज करो, जिसके हैंड्स जिस पार्टिकुलर गेम के तरफ ज़्यादा होंगे हम उसी को खेलेंगे. आज की क्लास उसी की होगी.
तो बॉयज़ वर इन फेवर ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एंड गर्ल्स वर इन फेवर ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल। एंड एज यू ऑल नो गर्ल्स की संख्या कम है, तो गर्ल्स नो डाउट अगर सब एक फेवर में है, दे वर इन फेवर ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल, सब ने अपना हैंड्स अप किया, बट स्टिल ड्यू टू द रीज़न दैट दे आर लेस इन नंबर वो उनकी बात नहीं मानी गई। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, मेजॉरिटी में थे बॉयज़ की बात मानी गई और फिर डिसीज़न ये लिया गया दैट द एंटायर क्लास विल प्ले क्रिकेट। अब वो बच्चे जो उसी क्लास के हैं, दोज हु आर द पार्ट ऑफ द सेम क्लास एंड those who are the part of the same institution paying the same amount of fee and everything equal, वो गर्ल्स, वो बच्चियाँ, वो बच्चे जो इक्वल हैं हर बच्चों से, उनके मन का क्या, अगर उनको एक दिन बास्केटबॉल खेलने का मन किया, चलो ठीक है, एक दिन की बात थी, बॉयज़ के मन का हो गया, बट व्हाट विल हैपन सम अदर डेज, जब कभी भी ये कंसेंसस वाली बात आएगी, अगर गर्ल्स और बॉयज़ में ग्रुप डिवाइड हो जाएगा, देन दे ऑलवेज एंड अप विद द माइनॉरिटी ग्रुप, वो हमेशा माइनॉरिटी में आएंगी, उनकी संख्या कम है और जब माइनॉरिटी में रहेंगी तो उनकी चलेगी भी कम, उनकी बातें कम सुनी जाएंगी एंड द बॉयज़ विल ऑलवेज विन, वो हमेशा जीतेंगे क्योंकि वो मेजॉरिटी में हैं। तो इस केस में even those girls are the part of same institution of the same class and even that single teacher is teaching them all and they are too paying their fee and everything is equal, but still they are not getting the equal treatment just because of the fact that they belongs to minority group. Then who will take care of their interest? अब इनके इंटरेस्ट की देखभाल कौन करेगा, इनका ध्यान कौन देगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी थी तो इनको इग्नोर कर दिया गया। दैट शुड नॉट बी डन ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस बनाए, कुछ रूल्स बनाए, एक सेटअप किया फंडामेंटल बेसिक आइडियल्स का, जिससे इस तरह के माइनॉरिटी ग्रुप्स का प्रोटेक्शन किया जा सके मेजॉरिटी ग्रुप से, ठीक है। क्योंकि इस तरह से हमारी सोसाइटी भी अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, रीजनल बैकग्राउंड के लोग हमारे समाज में भरे हैं। कुछ की संख्या ज़्यादा है तो वो मेजॉरिटी कहे जाते हैं एंड दोज हु आर इन लेस नंबर दे वुड बी रिगार्डेड एज माइनॉरिटी। तो हमेशा चांसेस होंगे कि ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो पल्ला है ऊपर नीचे करता रहता है एंड एवरी टाइम इट वुड हैपन कि माइनॉरिटी वुड बी सप्रेस्ड बाय द मेजॉरिटी। ये जो माइनॉरिटी है हमेशा मेजॉरिटी के द्वारा दबा दी जाएगी। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द ट्राइनी ऑफ मेजॉरिटी। ट्राइनी का मतलब होता है द वर्ड ट्राइनी, इट मीन्स उत्पीड़न, किसी चीज़ का, किसी का उत्पीड़न करना, किसी को सताना। तो ये जो मेजॉरिटी है हमेशा माइनॉरिटी पर उत्पीड़न करेगी, उनको दबा देगी, सप्रेस कर देगी, मीन्स उनका डोमिनेशन, इनका दिस मेजॉरिटी ग्रुप का डोमिनेशन माइनॉरिटी पर हमेशा बनता रहेगा। क्यों? बिकॉज दे आर इन मोर नंबर। इवन द फैक्ट इज इफ़ दे आर रॉन्ग एट सर्टेन पॉइंट, हो सकता है किसी पॉइंट पे ये ग्रुप रॉन्ग हो, कुछ डिसीजंस इनके सही ना हो रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर इन अ गुड नंबर इन कंपैरिजन टू दीज माइनॉरिटी ग्रुप, दे वुड बी लिसन्ड, इनकी बात सुनी जाएगी, इनकी बात को माना जाएगा। इस केस में क्या होगा, दे वुड एंड अप विद अ नेगेटिव रिजल्ट, इनके पास रिजल्ट नेगेटिव होगा। दे वुड नॉट बी सेटिस्फाइड इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि दोनों एक देश के नागरिक हैं, दोनों पर संविधान एक बराबर लागू होता है, दोनों को राइट्स, रूल्स और रेगुलेशन सेम वे में फॉलो करने हैं। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से प्रोविजंस बनाए। इस ट्राइनी से बचाने के लिए, ये जो ट्राइनी ऑफ मेजॉरिटी है, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत से प्रोविजंस बनाए, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, सो दैट दीज ग्रुप्स कैन गेट प्रोटेक्टेड। And another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. इस बात का मतलब समझिएगा, majority of a minority. ये जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप है, देयर माइट बी अ चांस दैट दे गेट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इनमें भी दो ग्रुप्स हो सकते हैं, लाइक दीज ग्रुप्स वर द ग्रुप्स ऑफ द गर्ल्स, हमने जो एग्जांपल लिया था। अब इन गर्ल्स ग्रुप में भी कुछ गर्ल्स हो सकती हैं, दोज हु वर इन फेवर ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल एंड द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स माइट बी इन द फेवर ऑफ प्लेइंग टेबल टेनिस। तो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। अब हम इनमें देखेंगे किसकी संख्या ज़्यादा है, किसकी कम है। दोज हु आर इन फेवर ऑफ टेबल टेनिस, अगर उनकी संख्या कम है तो इस माइनॉरिटी ग्रुप में भी एक माइनॉरिटी ग्रुप हो जाएगा जो टेबल टेनिस खेलना चाहता है एंड अनदर मेजॉरिटी ग्रुप जो बास्केटबॉल खेलना चाहता है। सेम थिंग विल हैपन इन दिस मेजॉरिटी ग्रुप एज वेल। इस मेजॉरिटी ग्रुप में भी यही होगा। इसमें एक बॉयज़ का एक हिस्सा क्रिकेट खेलना चाह रहा होगा और हो सकता है दूसरा हिस्सा फुटबॉल खेलना चाह रहा हो। देन दिस मेजॉरिटी ग्रुप वुड गेट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, दैट इज माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। तो कई बार माइनॉरिटी के अंदर भी जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है वो माइनॉरिटी को सप्रेस करने लगता है। तो इस तरह के भी डोमिनेशन से बचाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। होता क्या है, टू कॉन्सेप्ट्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, इन विच
इट रिफर्स टू द वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। जब एक समुदाय, मान लीजिए ये एक समुदाय था, ये दूसरा समुदाय है, मान लीजिए ये एक कास्ट के लोग हैं, वो दूसरे कास्ट के, या एक रिलीजन के लोग हैं, ये दूसरे रिलीजन के, तो जब रिलीजन ए वाले जब बी के द्वारा सप्रेस किए जाने लगे, दबाए जाने लगे, उनको उनके अधिकारों का हनन किया जाने लगे, इनके डिसीजंस इन पर सप्रेस किए जाने लगे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। इसको इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहा जाता है, जहाँ एक समुदाय दूसरे पर हावी होने लगता है। वहीं एक और ये हो गया, दूसरा ये हो गया, जब ये ग्रुप सब डिवाइड हुआ तो इसको इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहा गया। इट मीन्स जब विद इन द कम्युनिटी दे फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 सब कम्युनिटीज़ एंड दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग द लोअर वन। जब वो ये एक कम्युनिटी थी और वो कम्युनिटी थी, इनमें सब डिवीज़न हो गया, इनमें भी मान लीजिए सब डिवीज़न हो गया, एंड दे फर्दर सब डिवाइडेड इनटू माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। देन व्हाट विल हैपन, अगर उनका माइनॉरिटी ग्रुप अपने माइनॉरिटी ग्रुप को सप्रेस करने लगे, उनको दबाने लगे, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। तो इस हर तरह के डोमिनेशन से, वेदर इट इज़ इंट्रा और इंटर कम्युनिटी का मतलब जब एक समुदाय दूसरे पर डोमिनेशन करे, इंट्रा का मतलब जब एक ही समुदाय के मेजॉरिटी के लोग अपने ही समुदाय के माइनॉरिटी के लोगों के साथ डोमिनेशन करने लगे, दिस इज़ इंट्रा कम्युनिटी। तो सो whatsoever the kind of domination is, किसी भी प्रकार का डोमिनेशन हो, कुछ भी हो, अगर हो रहा है तो उसको सेफगार्ड करने का, उसको रोकने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। क्लियर? देन द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम आवर सेल्फ। ये हमें हमसे ही बचाता है। नाउ व्हाट डज इट मीन? स्ट्रेंज लग रहा है सुनने में कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी रक्षा हमसे करता है, ये कैसे? ये ऐसे, एक एग्जाम्पल फिर से लिया जाता है। आपके जब एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, व्हेन योर एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग और इवन यू आर हैविंग एग्ज़ाम द नेक्स्ट डे एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड सडनली आपकी नज़र घड़ी पे जाती है एंड यू आर लाइक, अरे ये तो मेरे फेवरेट टीवी प्रोग्राम का टाइम है, मेरा प्रोग्राम जो मैं शो देखता हूँ उसका टाइम है, एंड यू वर लाइक, ओहो आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाला है, आज का मिस कर दूंगा तब तो छूट जाएगा, फिर मज़ा चला जाएगा। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस केस में अब आपके माइंड में एक डिलेमा चलेगा। डिलेमा क्या रहेगा कि पढ़ाई कर लूँ, रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे, या फिर अपना टीवी प्रोग्राम का टाइम हो रहा है उसको देख लूँ, हो सकता है छूट जाएगा तो फिर मैं कैसे देखूँगा। एंड देयर इज़ अ काइंड ऑफ डाउट वुड स्टार्ट अराइजिंग इनटू योर माइंड। आपके माइंड में एक तरह का डाउट, एक डिलेमा की सिचुएशन आ जाएगी। बहुत सोचते समझते आपने क्या किया कि आपने कहा अपनी मम्मी से कि मम्मी सब लोग प्लीज़ टीवी ऑफ कर दो बिकॉज आई एम गेटिंग डिस्टर्ब एंड दिस वोंट हेल्प मी टू परफॉर्म बेटर इन माई एग्जाम। So finally you end up with the decision that you will focus on your revision work, you will focus on your exam instead of focusing on the TV program, and the next day when you gave your paper you got a good marks and you are now very satisfied as well। अब आप बहुत satisfied हो गए and at the same time you are thinking, ओहो thank God मैंने अपना शो नहीं देखा, अगर देखता तो 1 से 1.5 घंटा वहाँ चला जाता एंड मेरा फिर रिवीजन नहीं हो पाता एंड देन आई वुड हैव लूज़ माई मार्क्स, मेरे मार्क्स चले गए होते। तो मैंने एक अच्छा डिसीज़न लिया। तो आपने ही लिया ना डिसीज़न। आपने अगर रॉन्ग डिसीज़न या दूसरा डिसीज़न ले लिया होता टीवी देखने का तो क्या होता? तो आपको टीवी देखने से भी संतुष्टि मिलती, कंसेंट मिलता, कंसेंटमेंट जो होता है, आप एक सेटिस्फैक्शन आपको आ जाता एंड आप पढ़ाई भी करते, अच्छे मार्क्स आते तो भी आपको सेटिस्फैक्शन होता। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन इज़ द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। मतलब अगर आप टीवी देखोगे यू विल गेट सेटिस्फैक्शन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 घंटे आपको जो अच्छा लगा तो लगा, दैट विल नॉट प्रोवाइड यू अ लॉन्गर टर्म ऑफ बेनिफिट। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू ऑप्टेड फॉर योर पेपर, आपने अपने पेपर को चूज़ किया, आपने उस पर फोकस किया, तो क्या हुआ, आपको सेटिस्फैक्शन लॉन्गर टर्म के लिए मिला एंड एट द सेम टाइम यू एंड अप विद अ गुड रिजल्ट। आपका रिजल्ट अच्छा आया, नाउ यू आर सेटिस्फाइड, योर फैमिली इज सेटिस्फाइड। सो यही डिसीजन होता है, ये पॉइंट ये बताता है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम आवर सेल्फ। ये अस का और ये आवर सेल्फ का क्या मतलब है? ये हमें ही हमसे का मतलब है हमारे इंस्टेंट में लिए गए डिसीज़न, हमारे हेस्ट में लिए गए डिसीज़न से या हमारे रॉन्ग डिसीज़न से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कई बार होता है कि हम डिलेमा में आके किसी भी डिसीज़न को हेस्ट में ले लेते हैं,
जैसे कि आपका एग्ज़ाम वाला एग्जाम्पल आपने देखा, इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर द टीवी प्रोग्राम तो आपको एक अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते और आपका लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं मिल पाता, लेकिन आपने एग्ज़ाम को चूज़ किया तो आपको एक लॉन्गर टर्म का बेनिफिट मिला। इन द सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अस, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इस तरह के सर्टेन डिसीजन जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, इस तरीके के डिसीजन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन through we can say that we might take that could have adverse effect on the longer principles that the country believes in। मतलब ये है कई बार हम जो अपने देश के नागरिक हैं कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो हमारे ही देश के लिए अच्छा नहीं होता, एंड फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस विद बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट विल हेल्प अस टू टेक अ गुड डिसीजन फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से भी हमारी रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कई बार होता है, एक और एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट द पार्टी करंट पार्टी इज़ नॉट गुड फॉर देम, दे आर गेटिंग बोर्ड, दे आर फेड अप विद द करंट पार्टी। आप जिस देश में हैं, जो वहाँ का शासन या तंत्र है, उससे आप फेड अप हो चुके हैं, कोई नया चेंज नहीं आ रहा, कोई सुधार नहीं आ रहा, और आपने इमेजिन करना या ये होप करना शुरू कर दिया कि इससे अच्छा होता डिक्टेटरशिप आ गई होती, कुछ चेंजेस तो होते, डेमोक्रेसी में तो कुछ हो ही नहीं रहा, या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये तो कुछ कर ही नहीं रही। तो जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है, इट वुड बी बेटर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद देम, यू कैन चेंज देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इट प्रोवाइड्स यू विद सो मच ऑफ ऑप्शन, यू कैन चेंज योर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लीडर्स इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद देम। But if you are opting for the change of the type of the political system, अगर आप डिक्टेटरशिप को ऑप्ट करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हो सकता है डिक्टेटरशिप आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेनिफिट दे, यू विल फील बेटर, यू विल फील गुड दैट नो इट्स गुड कि अच्छा है, कुछ नयापन तो आया, कुछ चेंजेस तो आए, बट दैट वोंट प्रोवाइड यू अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। आपने हेस्ट में डिसीजन लिया, यू ऑप्टेड फॉर चेंजिंग द होल पॉलिटिकल सिस्टम, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटाओ, इससे तो अच्छा होता डिक्टेटरशिप आ जाए। डिक्टेटरशिप अगर आ गई बाई चांस, क्या हुआ, धीरे 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 वो आपके अगेंस्ट ही काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, बिकॉज यू नो द बेसिक फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप कि वहाँ पे डोमिनेशन होता है, वहाँ पर भी ट्राई होती है। So for that point of time you proved wrong and you have taken a wrong decision. In this case वहाँ पर आपका प्रोटेक्शन आपसे ही नहीं हो पाया and you yourself has hurted your interest, आपने अपने ही इंटरेस्ट पर घात कर दिया। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन फिर से हमारी प्रोटेक्शन करता है, कुछ बेसिक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, दे वुड गाइड अस, जो हमारा गाइडेंस करेंगे, जो हमें गारंटी देते हैं प्रोटेक्शन की, अलग अलग तरीके की प्रोटेक्शन की। ये हमें गारंटी ग्रोथ की देते हैं, ये हमें गारंटी इक्वालिटी की देते हैं, ये हमें गारंटी डिग्निटी और रिस्पेक्ट की भी देते हैं। सो ऑल सच थिंग्स हैज़ बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान ने बहुत कुछ दिया है हमें, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे मौलिक अधिकार, यानी मैक्सिमम चीज़ें, वेदर इट कंसिस्ट ऑफ योर राइट्स regarding education, regarding opportunity, regarding race, religion, caste, culture, or everything is included in these fundamental rights, and that's why it is also called as the soul of the Indian Constitution। अभी आप पढ़ेंगे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने आप में पूरे रूल्स को सम अप कर रखा है, वो रूल्स जो हमें सेफ गार्ड करेंगे, जो हमारी रक्षा करेंगे अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ टाइनी, एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इनजस्टिस, डोमिनेशन एंड मैनी मोर थिंग। ओके, so I hope that this point is quite clear to you all and you have understood it well that why does a country need a constitution। अब आपको समझ में आया होगा क्यों किसी देश को संविधान की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि संविधान इन पॉइंटर्स को फुलफिल करता है, ये एक बेसिक आइडियल्स प्रोवाइड करता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर डिफाइन करता है, ये किसी भी लीडर को अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करने से बचाता है, ये हमें फंडामेंटल राइट्स देता है जो हमें किसी भी तरह के टाइनी से सेफ गार्ड करने का काम करती हैं। ये माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से प्रोटेक्ट करता है, लाइक हमारे यहाँ पॉपुलेशन वाइज माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी ग्रुप है हिंदू एंड मुस्लिम्स का, हिंदूज़ आर इन लार्ज नंबर, मुस्लिम्स आर इन लेस नंबर। तो ये एक एग्जांपल है माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी ग्रुप का। तो समटाइम इट हैपेंस कि हिंदूज़ अगर माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करने लगे, इसलिए भी राइट्स है, और माइनॉरिटी के अंदर में भी अगर कोई मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप हो जाए तो उसके लिए भी राइट्स है। एवरीथिंग रिलेटेड टू सच काइंड ऑफ डोमिनेंस, हर चीज़ के लिए राइट्स एंड प्रोटेक्शंस इज़
protections are provided by the constitution. And the last point in this favor is it protects us from ourselves. That initially sounded strange, जो हमें initially तो strange लगा, लेकिन बाद में अब समझ में आ गया होगा कि हमारी ही रक्षा हमसे करने का क्या मतलब है. And I hope that the whole point is clear to you all, and we'll meet in the next video, in the next class, with a new topic, subtopic we can say that, from this chapter, and we will discuss about the features of the Indian Constitution. हम अपने संविधान के features के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या मुख्य गुण हैं, क्या characteristics हैं. ठीक है? Till then, do take care of yourself everyone, and thank you.